हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम द मुगल कोर्ट के बारे में, जो मुगल दरबार है आपका 16 एंड 17 सेंचुरी का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपकी बुक थीम एंड इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 9। ओके, हमने अपने लास्ट लेक्चर में द मुगल्स एंड देयर एम्पायर के बारे में, मतलब इनके जितने भी मुगल्स के रूलर्स थे, इनका हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। उसके बाद मैंने इनसे रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज भी कराए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें। अपनी इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, the painted images, the Akbarnama and the Badshahनामा and the Idle Kingdom। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं अपने इस लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम जो इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जिसमें हम कैपिटल्स इन कोर्ट, इंपीरियल हाउस होल्ड और इंपीरियल ऑफिशियल्स, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स एंड द क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, इन सबको कवर करेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। ठीक है, क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स होता है इतिहास। ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज में जो हमारे अंग्रेज होते थे वो क्या बोलते थे इतिहास को? वो बोलते थे क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाता था मुगल एम्पायर में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स प्रिपेयर्ड बाय द मुगल एम्परर, कौन प्रिपेयर करता था? मुगल एम्परर आर एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स जो प्रिपेयर किए जाते थे वो मुगल एम्परर के द्वारा किए जाते थे, और वो मुगल्स के लिए क्या था? इंपॉर्टेंट सोर्स था। किस चीज की स्टडी करने के लिए? मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए और उनके दरबार के बारे में जानने के लिए जो ये क्रॉनिकल्स थे, ये क्या थे? काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? देयर ऑब्जेक्टिव वॉज to tell people that who opposed the Mughal rulers, they were definitely fail। Means इसका उद्देश्य क्या था क्रॉनिकल्स को लिखवाने का? कि जो मुगल रूलर थे वो ये चाहते थे कि आप ये क्रॉनिकल्स इस तरह से लिखो ताकि लोगों को ये पता चले कि जो हमारे खिलाफ विद्रोह करेगा या आवाज उठाएगा वो क्या होगा? वो डेफिनेटली फेल होगा, उसको दबा दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था इसके क्रॉनिकल्स का। उसके बाद आता है कि द रूलर्स वांटेड दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर देयर हेयर्स। हेयर्स मीन होता था उनके उत्तराधिकारी, यानी उनके वंशज, आने वाली पीढ़ियां। तो रूलर्स ये चाहते थे कि ये अकाउंट इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो वंशज हैं, उनको ये पता चल सके कि उनके पीछे का जो साम्राज्य है, एम्पायर है, या उससे पहले के जो शासक हैं वो कैसे साम्राज्य को संभालते थे या कैसे शासन करते थे, ताकि उनको आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाने में और शासन करने में क्या मिले? हेल्प मिले। ठीक है, उसके बाद आता है कि द ऑथर्स वर कर्टियर्स, और जो ये क्रॉनिकल्स लिखते थे वो ऑथर्स कौन होते थे? वो दरबारी होते थे। ठीक है, दरबार में रहने वाले ही जो दरबारी होते थे वो क्या करते थे? वो क्रॉनिकल्स को लिखते थे। ठीक है, इन क्रॉनिकल्स में क्या लिखा जाता था? ठीक है, तो इन क्रॉनिकल्स में आपकी द हिस्ट्री क्रॉनिकल्स रोड फोकस्ड ऑन, ये जो हम स्टोरीज लिखते थे, ठीक है, जो हम इतिहास और क्रॉनिकल्स लिखते थे, ये किस पे बेस्ड होता था? किस चीज पे फोकस किया जाता था इसमें? तो इसमें होता था इवेंट्स, द रूलर्स, हिज फैमिली, द कोर्ट एंड द नोबल्स, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता था? क्रॉनिकल्स में किस चीज पे फोकस किया जाता था? रूलर्स के इवेंट्स पे, रूलर्स की फैमिलीज पे। ठीक है, मींस जो भी यहाँ का राजा होता था, शासक वर्ग होता था, उसके बारे में लिखा जाता था। उसने जो जो कार्य किए हैं उसके बारे में लिखा जाता था।
उसकी फैमिली से रिलेटेड चीजें लिखी जाती थी, उसका दरबार कैसा होता था उसके बारे में लिखा जाता था। नॉबल्स, नॉबल्स जितने भी अभिजात वर्ग के लोग होते थे, जिनको क्या एलीट क्लास के लोग थे, जिनको प्रिविलेज मिले हुए थे, उनके बारे में लिखा जाता था। राजा जो लड़ाइयां करता था, जो शासन के समय पे युद्ध हुए थे, उसके बारे में लिखा जाता था। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कैसा था, वो अपना शासन कैसे चलाते थे, प्रशासन किस तरह था, इसके बारे में किसमें लिखा जाता है, आपकी हिस्ट्रीज और क्रॉनिकल्स में लिखा जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है कि देयर टाइटल्स सच एज अकबरनामा, शाहजहांनामा एंड द आलमगीरनामा। आलमगीरनामा किसकी टाइटल है? अ टाइटल ऑफ द मुगल रूलर औरंगजेब। और औरंगजेब की टाइटल क्या है? औरंगजेब की टाइटल है आलमगीरनामा। ठीक है, तो ये जो टाइटल्स थी इनके बारे में भी किसमें लिखा जाता है? आपके क्रॉनिकल्स में भी लिखा जाता है, जैसे कि अकबरनामा लिखा गया है, ठीक है, शाहजहांनामा भी लिखा गया है। तो ये इतिहास है जो इन शासकों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, तो ये जो आपकी जो फॉर्मिंग होती है वो इसी टाइप में की जाती है इतिहास की, क्रॉनिकल्स की। ठीक है, फिर आता है कि जब अब इन्होंने क्रॉनिकल्स तो तैयार कर लिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखे? तो फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। भाई बाबर जो था मुगल साम्राज्य का जो सबसे पहला शासक था, वो कौन था? बाबर था। और बाबर क्या था? टर्की था, तुर्की था। तो वो क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करता था? वो बेसिकली टर्की लैंग्वेज यूज करता था। लेकिन टर्की से पर्शिया यानी कि फारसी का सफर कैसे आया, या इन्होंने टर्किश को छोड़कर फारसी कैसे अपनाई, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये क्या पर्शियन लैंग्वेज है। ठीक है, पर्शियन के कुछ अल्फाबेट है और ये पर्शियन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या लिखी जाती है? पर्शियन लैंग्वेज लिखी जाती है। तो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। ठीक है, तो जो भी ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे मुगल एम्पायर में, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे? तो वो आपकी पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ठीक है, एट द टाइम दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हिंदवी एंड पर्शियन वर फ्लरिश्ड। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के ही टाइम से जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज फ्लरिश हो रही थी? तो जो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आपकी हिंदी और जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो तब से ही क्या हो रही थी? फल फूल रही थी। ठीक है, लेकिन द फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोएट्री एंड हिज मेमोर, यानी कि जो उसकी मेमोरी थी वो किस में लिखी गई थी? वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, क्योंकि वो टर्की बोलता था। ठीक है, लेकिन अकबर, अकबर हैड ग्रेट कॉन्टेक्ट ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल विद ईरान। अकबर के जो बहुत अच्छे संबंध थे किसके साथ थे? उसके कनेक्शन किससे थे? ईरान के साथ काफी अच्छे थे। तो ईरानियंस चाहते थे, दे वांटेड टू गेट पोजीशन एट मुगल कोर्ट। तो वो क्या चाहते थे कि हमें जो है इस कॉन्टेक्ट के जरिए क्या मिल जाए? मुगल कोर्ट में जो है, मुगल दरबार में एक अच्छी सी पोजीशन मिल जाए। ठीक है, सो माइट हैव मोटिवेटेड द एम्पायर टू अडॉप्ट दिस लैंग्वेज। इसी वजह से जो है अकबर को क्या हुआ? मोटिवेशन मिली और उसने क्या किया? उसने पर्शियन लैंग्वेज को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। उसने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अकबर मेड पर्शियन एज द मेन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। उसने क्या किया? अकबर ने पर्शियन को क्या बना दी? कोर्ट की मेन लैंग्वेज बना दी, दरबार की मुख्य भाषा बना दी। ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज गॉट सुपीरियर स्टेटस इन द कोर्ट। पर्शियन लैंग्वेज को क्या मिल गया? एक सुपीरियर स्टेटस मिल गया उसके दरबार में। यानी जो लोग भी, दोज पीपल हु नो पर्शियन वेरी वेल हैड बीन ग्रेट रिस्पेक्टेड, मतलब जो लोग बहुत अच्छे से पर्शियन बोलते थे, जिनको पर्शियन बोलना आता था, तो उन लोगों को क्या था? बहुत अच्छे रिस्पेक्ट दी जाती थी। सपोज करो कि आप हो, आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा दो तीन लैंग्वेज और आती है, आप रशियन बहुत अच्छा बोलते हो, स्पेनिश बहुत अच्छा बोलते हो, फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते हो, तो इससे क्या होगा कि आप नॉर्मल लोगों के बीच में क्या हो जाओगे? बहुत ही ज्यादा ही रिस्पेक्टेड, और एक अलग से आपकी इमेज बन जाएगी। तो उसी तरह से जो लोग मुगल दरबार में पर्शिया बोलते थे, ठीक है, तो उनको क्या मिलती थी? काफी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है, इट वॉज स्पोकन बाय किंग, जो पर्शिया थी वो किंग के द्वारा बोली जाती थी, और द रॉयल हाउस होल्ड, जितने भी शाही घराने के लोग होते थे वो बोलते थे, या फिर द एलाइट एट द कोर्ट, मतलब जितने भी जो पढ़े लिखे विशेष लोग होते थे दरबार में,
वो लोग बोला करते थे, ठीक है। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में इसको क्या बना दिया, प्रशासन की भी भाषा बना दी। मतलब मुख्य भाषा तो बनाई ही इससे दरबार की, लेकिन बाद में इसने प्रशासन में भी क्या डाल दिया, इसको मेन लैंग्वेज कर दिया। जिसकी वजह से जितने भी आपके अकाउंटेंट्स थे, क्लर्क थे, मतलब जितने भी दरबार में कर्मचारी थे, काम करने वाले, उनको क्या हुआ, अब पर्शियन सीखने पड़ गए, क्योंकि सारा काम किस में होता था, पर्शियन लैंग्वेज में होने लग गया था, ठीक है। इसके बाद आता है people using Persian came from many different religions। अब जो पर्शियन थे वो किसके द्वारा बोली जाती थी, क्योंकि वहां पे एक ही तरह के तो लोग रहते नहीं थे, है ना। अब सपोज करो कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे इंडिया में अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं ना, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं। तो उसी तरह से एक सोसाइटी में ही ले लो, एक फ्लैट ही ले लो, उसमें सेम कास्ट के लोग तो नहीं रहते ना, सेम रिलीजन के तो लोग रहते नहीं है, ठीक है। मल्टीपल डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल्स रहते हैं। तो उसी तरह से जो पर्शिया है वो भी क्या, अलग अलग रीजन्स के लोग बोलते थे, तो उसमें क्या था, और स्पोक अदर इंडियन लैंग्वेज। मतलब पर्शिया के साथ साथ बाकी अलग जितने भी रिलीजन्स के लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दे मिक्स्ड अप पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज एंड मेड अप उर्दू लैंग्वेज। मतलब पर्शिया तो बोलते बोलते थे, और जो अलग अलग कम्युनिटी या रिलीजन के लोग थे वो दूसरी लैंग्वेज भी बोलते थे, ठीक है। जो ज्यादातर क्या पॉपुलर थी, आपकी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो पर्शिया और हिंदी का मिक्सअप करके एक तीसरी लैंग्वेज बन गई, कौन सी, उर्दू। पर्शिया और हिंदी लैंग्वेज का जब मिक्सअप हुआ तो कौन सी थर्ड लैंग्वेज क्रिएट हो गई, आपकी उर्दू लैंग्वेज क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है कि अकबरनामा। अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो अब अकबरनामा जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो अकबरनामा आपकी पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में लिखा गया। उसी तरह से बाबरनामा को जो है बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन आगे चल करके इसको टर्किश से किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, कि बाबरनामा वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्शियन, ओके। इसके बाद टर्की लैंग्वेज के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज में, आपके जो संस्कृत टेक्स्ट थे such as Mahabharata and the Ramayana also translated into Persian language। means आपके बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी उसको तो पर्शिया में कर दिया, उसके साथ साथ जो संस्कृत के लिटरेचर के टेक्स्ट थे, संस्कृत भाषा में लिखा गया महाभारत और रामायण, इसको भी किसमें ट्रांसलेट कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब जब इसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन हो गया तो इसका नाम भी फारसी में ही होगा ना। तो इन्होंने क्या नाम दिया महाभारत को, तो द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा बुक ऑफ वॉर। क्या बोला गया इसको, रज्मनामा द बुक ऑफ वॉर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इसका ये टाइटल पेज है, कवर पेज है इसका महाभारत का। तो जब इसको फारसी में लिखा तो इसका टाइटल चेंज कर दिया गया, क्या हो गया, ये रज्मनामा द बुक ऑफ वॉर, जो कौन सी लैंग्वेज में है, आपकी पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके बाद आता है कि द मेकिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपके क्रॉनिकल्स तैयार हो रहे हैं, क्रॉनिकल्स की लैंग्वेज आ गई, लेकिन अब ये तैयार कहाँ होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, अब आज के जमाने में क्या है कि आपको जितनी भी बुक्स छापनी है, आप तो मशीनें आ गई हैं, एक साथ छाप दी, हजारों निकल गई एक बार में प्रिंट होकर के। लेकिन उस टाइम पे मुगल पीरियड में 17th सेंचुरी में क्या होता था कि ये सारी चीजें हैंड रिटन लिखी जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी, चाहे वो 100 पेजेस की हो, 1000 पेजेस की हो, उसके मतलब पार्ट्स बनाए जाते थे, वॉल्यूम 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाता था। और लिखने में 150 पेजेस लिखने में 150 साल भी लग जाते थे, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता था ऐसे हैंड रिटन जो है नोट्स या ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने में, ठीक है। तो ऑल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड, ठीक है। ऑल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर handwritten books, right? The center of manuscripts production was the imperial किताब खाना, जिसको क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी बोला जाता है। आज जैसे लाइब्रेरी होती है ना, उसी तरह से वहां पे क्या था, इंपीरियल किताब खाना था। कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता था इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, दरबार में। तो इंपीरियल किताब खाना में आप ये देख सकते होंगे, इमेज में आपको दिख रहा है कि इस तरह का प्लेस होता था जहां पे क्या होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार की जाती थी, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। इसके बाद it was a place where the emperor collections of manuscripts was kept,
and new manuscripts were produced। तो ये जो प्लेस था इंपीरियल किताब खाना, इसमें क्या होता था कि जो शासक होता था उसकी सारी मनुस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाता था, संभाल के रखा जाता था, और नए मनुस्क्रिप्ट्स को क्या किए जाते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको जारी किया जाता था। ठीक है। The making of manuscripts involved a number of people performing a variety of tasks। अब आप क्या कर रहे हैं, आप मनुस्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मनुस्क्रिप्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको एक किताब लिखने के लिए दे दिया तो आप सारा काम खुद ही करेंगे, नहीं। तो तब इसमें क्या होता था, काफी सारे लोग लगे रहते थे जो कि अलग अलग किस्में थे, अलग अलग किस्में थे आपके, अलग अलग फेमस क्वालिटीज थी जिनके अंदर, जैसे कि पेपर मेकर वर नीडेड टू प्रिपेयर द पेजेस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो क्या करता था कि पेजेस बनाता था। ठीक है, पेजेस बनाए जाते थे कि कौन से अच्छे पेजेस हैं, सुंदर सुंदर से, एकदम पतले पतले, प्लेन प्लेन एकदम, ठीक है, जिसको सॉफ्ट हो। ठीक है, तो वैसे पेजेस वो बनाता था जिसमें क्या की जाए, मनुस्क्रिप्ट लिखी जाए। उसके बाद कैलीग्राफर होता था आपका सुलेखकार। कौन होता था ये आपका सुलेखकार, जो क्या करता था, टू कॉपी द टेक्स्ट। मीन्स दरबार में राजा बैठ गया, उसके साथ उसके काफी सारे दरबारी बैठ गए, अब वो क्या करता था, वो बोलता था, तो वो जो बोलता था वो लिखते थे सारे दरबार में सारी चीजें। तो उनमें से जिसकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी होती थी, सबसे अच्छी होती थी, उसको दे दिया जाता था लिखने का काम। वो कहलाता था कैलीग्राफर। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि सपोज करो कि आपको आपके स्कूल में मैम बोल देती है कि किसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उसको चार्ट प्रिपेयर करने के लिए मिल जाता है, या कोई नोटिस बोर्ड पे कोई अच्छा सा पैम्फलेट लगाना है, या टाइम टेबल बनाना है, या कुछ भी, मतलब होता था ना, आपको चार्ट्स मेकिंग करने के काम मिल जाते थे स्कूल टाइमिंग में। तो उसी तरह से जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी उसको मिल जाता था ये काम करने, लिखने का। ठीक है, उसके बाद गिल्डर क्या होता था, वो चमकाता था पेजेस को, कि पेजेस अच्छे से चमकने चाहिए। ठीक है, टू इल्यूमिनेट द पेजेस। और पेंटर क्या करता था, पेंटर टू ड्रॉ सीन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मीन्स अब क्या करता था, जो ये कैलीग्राफर होता था, जो वो क्या करता था, पेज जब वो इतिहास लिख रहा है, टेक्स्ट कॉपी कर रहा है, तो वो आधे पेज के पे टेक्स्ट लिखता था और आधा पेज ऐसे प्लेन छोड़ देता था, स्पेस छोड़ देता था, ताकि जो उसने लिखा है उससे रिलेटेड क्या बन सके, उसकी पिक्चर बन सके, उसकी इमेज बन सके। जैसे मान लो राजा शिकार करने जा रहा है, तो उसके बारे में उसने लिखा और नीचे उसकी इमेज बना दी, या कोई घोषणा कर रहा है या उसने कोई चेंजेस किया है तो उसके बारे में उसने लिख दिया, या फिर राजा कोई युद्ध में गया है उसके बारे में उसने लिखा और उसने क्या किया, उसकी इमेज बना दी, या फिर ये राजा जो है युद्ध में विजयी हुआ है उसके बारे में उसने बना दिया, है ना। तो इस तरह से वो क्या करते थे, लिखने के साथ साथ नीचे का स्पेस छोड़ देते थे जहां पे वो क्या करते थे, सीन ड्रॉ करते थे। ठीक है, और बुक बाइंडर का काम होता था, बुक बाइंडर्स टू गैदर द इंडिविजुअल पेजेस एंड सेट देम इन विद इन डेकोरेटिव कवर। ठीक है, अब वो क्या करता था, सारी चीजें हो गई, सारा हमारा इतिहास जो है क्रॉनिकल्स क्या हो गया, रेडी हो गया है। अब बुक बाइंडर का काम होता था इंडिविजुअल पेजेस जो होते थे, ठीक है, अलग अलग पेजेस को इकट्ठा करना उन सारे कलेक्शंस को, उसके बाद उसका मर्ज करना और बंच ऑफ पूरा कवर करके एक अच्छा सा क्रॉनिकल डेकोरेटिव करके तैयार कर देना। जैसे आप करते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते थे ना, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो आप क्या करते थे, उस सारा कलेक्शन ढूंढते थे, फिर उसमें इमेजेस चिपकाते थे, लिखते थे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सी राइटिंग में। उसके बाद जब आपका हो जाता था प्रोजेक्ट रेडी, तो आप ऊपर के पेज को क्या करते थे, बाहर से बहुत अच्छे से कवर वगैरह सजाकर उसको डेकोरेट करके देते थे ना मैम को, जिससे आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आ सके। तो उसी तरह से यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी ऐसे ही रेडी की जाती थी। ठीक है, द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट। जब मैन्युस्क्रिप्ट बन जाती थी, बनने के बाद वो क्या हो जाता था, बहुत ही प्रीशियस माना जाता था, क्योंकि वो इतनी मेहनत से तैयार की जाती थी, तो वो क्या था, वो राजा के लिए बहुत ही प्रीशियस था। अ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल, अ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। मतलब कि उसको, जो राजा ने बोला, जैसा उसने बोला, सब लोगों ने मिलके उसको क्या कर दिया, वैसे ही सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये आपकी एक बहुत ही मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही प्रीशियस माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड अ हाई सोशल स्टेटस।
तो जो दरबार में कैलीग्राफर्स होते थे, सुलेखकार होता था और पेंटर होता था, इनकी इमेज कैसी होती थी, इनका स्टेटस दरबार में हाई होता था, ठीक है, हाई सोशल स्टेटस माना जाता था इनको। लेकिन इनके अलावा जो पेपर मेकर होते थे और जो बुक बाइंडर होते थे, उनको क्या था, ऐसा हायर स्टेटस नहीं मिला था। सिर्फ सुलेखकार को, जो कैलीग्राफर था, और जो पेंटर था, उन्हीं को सिर्फ हाई स्टेटस मिला हुआ था दरबार में, बाकी के लोगों को हाई स्टेटस नहीं मिला हुआ था, ठीक है। अब ये जो है अकबर जो है वो कौन से स्टाइल में अपने ये मनुस्क्रिप्ट्स लिखवाता था, तो अकबर जो है नेस्टालिक स्टाइल में जो है अपनी मनुस्क्रिप्ट्स लिखवाता था। नेस्टालिक स्टाइल के लिए वो क्या करते थे, लकड़ी का कलम बनाते थे, आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह का कलम होता था और इस तरीके से वो लिखा जाता था। यहाँ पे इस इंक डाली जाती थी और इंक धीरे धीरे यहाँ पे आती थी, तो इस तरीके से वो यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है द पेंटेड इमेज, ठीक है। अब क्या हो गया कि इमेज कैसे पेंट की जाती थी, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब एनी इमेज, पेंटिंग इमेज वर जनरली यूज, किसी भी, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इवेंट के लिए वो क्या करते थे, पेंटिंग को यूज करते थे, ठीक है। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया, लिखने के बाद अब राजा जो है युद्ध करने जा रहा है, उसके बारे में लिख दिया और वहां पे इमेज बना दी, तो इससे क्या होता था, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो जाता था, है ना। उसके बाद आपका आता है when calligraphers wrote something in a book then they left some space around it for a picture, ठीक। जब कैलीग्राफर वहां पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता था, वो नीचे स्पेस दे देता था, वहां पे वो इमेज ड्रॉ हो जाती थी। जैसे एज लाइक आप ये समझो कि मैंने ये बनाया हुआ है ना, मैंने एक साइड में क्या लिखा हुआ है, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक साइड में आपकी इमेज लगा दी है कि देखो पेंटिंग इमेज राजा के मुगल दरबार में इस तरीके से बनाई जाती थी फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी मनुस्क्रिप्ट्स रेडी की जाती थी, ठीक है। आर्टिस्ट इंसर्टेड ड्रॉइंग पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट, जो आर्टिस्ट होते थे वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही वहां पे टेक्स्ट रेडी करते थे। अब मान लो अगर हमने बोला कि मुगल शासक जो थे वो दैवीय अवतार थे, या उनको क्या था कि गॉड की तरफ से गिफ्टेड है, ठीक है, वो किसका, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते थे, ईश्वर के समान थे और आम लोगों से अलग थे। तो हम ईश्वर को समान समझाने के लिए क्या हो गया है, अब ये देखो ये राजा का इमेज है, अब इसके पीछे उन्होंने क्या किया, इस तरह का हेलो बना दिया है, हेलो बना दिया, हेलो मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, ईश्वर का प्रकाश चमक रहा है। तो इस तरह के जो है फॉर्मेशन किए जाते थे, ड्राइंग्स बनाई जाती थी, ठीक है, पेंटिंग की जाती थी, जितना भी डिस्क्रिप्शन था उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो पिक्चर्स मेड मनुस्क्रिप्ट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई भी प्रोजेक्ट रेडी किया, ठीक है, अब अगर आप उसको ब्यूटीफुल पिक्चर से आप जो दिखाना चाह रहे हो, आपको सपोज करो आपको इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर जो है क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए प्रोजेक्ट तो बना रहे हो, आपने इंडियन आर्किटेक्चर्स ले लिया, हाँ, बहुत सारी चीजें ले लिया आपने, ताजमहल ले लिया, लाल किला ले लिया, कुतुब मीनार ले लिया, और आपके टेम्पल्स ले लिए, ठीक है, इसके बारे में आपने लिखा। लेकिन अगर आप उसके साथ उनकी इमेजेस भी चिपकाएंगे, साथ में इमेजेस भी आप वहां पे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने में मजा नहीं आता, जो देखकर समझने में मजा आता है, राइट। तो उसी तरह से क्या होता था, पिक्चर्स मेड मैन्युस्क्रिप्ट्स मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, राइट। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट, तो जो अबुल फजल था, जो इतिहासकार था अबुल फजल, उसने पेंटिंग को क्या डिस्क्राइब किया था, उसने बोला था कि पेंटिंग क्या है, एक मैजिकल आर्ट है, जादुई कला है, ठीक है। पेंटिंग अगर आप करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो भी पेंटिंग के क्रिएशन से आप समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये होली का सीन है, या इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे से वो लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई चीज। तो पेंटिंग क्या करती है, एक मैजिकल आर्ट होती है, जो बहुत ही अच्छी एक नेचुरल ब्यूटी आपके सामने प्रेजेंट कर देती है, ठीक है, पेंटिंग के माध्यम से। In his view, it had the power to make non-living objects like living objects, ठीक है। उसका कहना है कि पेंटिंग एक ऐसी चीज है, ऐसी कला है जिसके अंदर, मतलब पेंटिंग के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि अगर आप किसी भी चीज को जो कि नॉन लिविंग है,
ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ये जो चीज बोल नहीं सकती है, आप उसको क्या बना देंगे, अपनी पेंटिंग के जरिए एक लिविंग ऑब्जेक्ट बना देंगे कि वो इतनी ब्यूटीफुल लगने लगेगी कि अरे वाह क्या बात है ना, ऐसा होता है ना समटाइम्स। सो वही सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है बाय यूजिंग द पेंटिंग्स ऑफ एम्परर, by using the painting of emperor and his court, creating tensions between ruler and conservative Muslim elites who follow ulemas। अब आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में देखो कि कितना ब्यूटीफुली इसको क्या किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्या प्रेजेंट किया हुआ है इस रानी की खूबसूरती को। पीछे के मतलब वो आप देख रहे हो कि सनसेट हो रहा है, इतना प्यारा सा वो पैरट इसके हाथ में है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक जादू, एक मैजिकल आर्ट है जो कि क्या बना देती है, एक नॉन लिविंग को लिविंग थिंग बना देती है। ठीक है, लेकिन इस पेंटिंग में, मुगल दरबार में पेंटिंग क्या था, अलाउ नहीं था, जस्ट बिकॉज जो कंजर्वेटिव, जो बुद्धिजीवी, मतलब ऐसे रूढ़िवादी जो मुस्लिम्स थे, जो उलेमाओं को फॉलो करते थे, वो क्या मानते थे कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि पेंटिंग इस्लाम के विरुद्ध है, हमारे शरिया के खिलाफ है। तो उससे क्या हुआ था कि एम्परर जितने भी थे शासक और ये जो कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू द उलेमा there were ban of the paintings of the prophet Muhammad, means पेंटिंग क्या है, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार बैन है, हम पेंटिंग नहीं कर सकते, इस्लाम के विरुद्ध है इस पेंटिंग करना। ठीक है, इट वुड सजेस्ट द आर्टिस्ट वर गेटिंग टू कैप्चर द पावर ऑफ क्रिएशन इन द हैंड। वो क्या कहता था कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के हाथ में एक, मतलब एक ताकत है किसी भी चीज को क्रिएट करने की, इनका मानना ऐसा था। ठीक है, दिस फंक्शन वॉज द बिलोंगिंग ओनली टू अ गॉड। ये क्या है, वो ताकत सिर्फ गॉड के हाथ में है, किसी आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया चेंज विद टाइम। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो शरिया में क्या हो गया, बदलाव आने लग गए, शरिया में क्या होने लग गया, बदलाव आने लग गया। ठीक है, उसके बाद आता है द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। ठीक, अब हमारी पेंटिंग्स आ गई, पेंटिंग्स के बाद क्या आ गया, हमारे दो मनुस्क्रिप्ट्स आ गए, क्रॉनिकल्स आ गए, द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। हम सबसे पहले अकबरनामा के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा को, और ये जो है इतने अच्छे से क्या किया हुआ है, इसका कवर पेज देखिए, इसका टाइटल देखिए किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट पेंटिंग मुगल हिस्टोरीज वर इन अकबरनामा एंड बादशाहनामा, जिसमें क्या, हिस्ट्री ऑफ अ किंग, इतिहास का पिता, राजा, इतिहास का शासक बोला जाता है जिसको। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पेंटिंग क्या इसकी किसकी है, इसके अंदर अकबरनामा के अंदर जितने भी रूलर्स हुए हैं उनकी है। ठीक है, मुगल एम्पायर में। फिर ईच मनुस्क्रिप्ट कंटेन एन एवरेज ऑफ 150 पेजेस, पेंटिंग ऑफ बैटल, सीज, हंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन एंड एक्सेट्रा। तो हर मनुस्क्रिप्ट के अंदर कितने पेजेस हैं, कम से कम 150 पेजेस हैं, जिनमें क्या क्या है, उनकी युद्ध दिए हुए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे घेरा डाला, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है, जहां वो शिकार करने जाते थे, और उनके दरबार का सीन, ये सारे के सारे जो है इमेजेस जो है कहाँ मिलते हैं आपको, मनुस्क्रिप्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है अबुल फजल। अब अबुल फजल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं वो अबुल फजल ने क्रिएट की थी। ठीक है, तो अबुल फजल का जो पालन पोषण है वो ब्रॉटअप हुआ कहाँ पर, इन द मुगल कैपिटल आगरा। कहाँ पर, मुगल कैपिटल ऑफ आगरा में। ठीक है, ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिस्ट। उसने, उसको क्या किस किस चीजों के बारे में नॉलेज थी, वो अरेबियन भी पढ़ा हुआ था, वो फारसी भी जानता था, ग्रीक भी जानता था, और सूफी भी वो बहुत अच्छे से जानता था। ठीक है, अपनाया उसने। उसके बाद आता है ही अपोज द व्यू ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमास। तो उसने क्या किया, उसके खिलाफ कौन थे, वो सिर्फ किसके खिलाफ था, जो रूढ़िवादी उलेमाओं वर्ग था उसके खिलाफ था वो सिर्फ उसके खिलाफ था, उसकी बनती नहीं थी उलेमाओं से। ठीक है, उसके बाद अकबर इम्प्रेस्ड बाय दीज क्वालिटीज। और अकबर क्या था,
अकबर उसकी इस क्वालिटी से क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि वो उलेमाओं को मानता नहीं था। वो उलेमाओं के जो भी ये सारे के सारे रूढ़िवादी जितने भी ये रूल होते थे, शासन करने के तरीके थे ना, ये पुराने रूल रेगुलेशंस थे, वो उनको नहीं मानता था, इसलिए अकबर उससे काफी इम्प्रेस्ड हुआ। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वाज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम कंजर्वेटिव रिलीजन्स लाइक पेंटिंग्स। ठीक है, तो उसका मानना क्या था, उसका उद्देश्य क्या था कि जो शासक है उसको क्या होना चाहिए, उसको अपने जो स्टेट है उसको फ्री होना चाहिए, किससे, ऐसे कंजर्वेटिव रूढ़िवादी रिलीजन से, धर्म से क्या होना चाहिए, ऐसे रूढ़िवादी धर्म से अपने साम्राज्य को अलग रखना चाहिए, जैसे कि इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि उसने क्या किया, पेंटिंग के लिए भी क्या, पैगंबर मोहम्मद ने मना किया हुआ है, बैन है, उलेमा ऐसा बोलते थे ना जितने भी कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे। तो उसी तरह से उसका ये मानना था कि धर्म को साम्राज्य से अलग रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म को थोपते जाओ साम्राज्य से, तो फ्री टू स्टेट। उसके बाद आता है बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 years and divided into 3 books। ठीक है, तो उसने क्या किया, अकबरनामा लिखना शुरू किया। ठीक है, अकबरनामा उसने लिखना शुरू किया कब, उसने लिखना शुरू किया, आपका अकबरनामा आता है 1589 में। कब, 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया और 13 सालों तक वो उस पे काम करता रहा। और उसको उसने अकबरनामा को कितने पार्ट्स में बांटा, उसने अकबरनामा को आपके 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहला और दूसरे को जो है क्रॉनिकल, इतिहास लिखा उसने, और तीसरी जो बुक थी उसको बोला गया आईने अकबरी। पहला और दूसरा पार्ट तो आ गया आपका अकबरनामा। ठीक है, और तीसरी जो बुक थी उसको उसको उसका नाम क्या था, उसका नाम था आईने अकबरी। ठीक है, द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री फ्रॉम एडम्स टू अकबर्स लाइफ ऑफ 30 years। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था अकबरनामा का, उसमें उसने कहां से कहां तक का इतिहास लिखा, एडम से लेकर के अकबर तक का जो है वहां तक का इतिहास लिखा, और अकबर की लाइफ के 30 वर्षों का इतिहास उसमें उसने लिखा अकबरनामा के फर्स्ट वॉल्यूम में। ठीक है, उसके बाद जब उसका सेकेंड वॉल्यूम आता है तो उसने उसको बंद कर दिया इन द 46th रीजनल, मतलब उसने 46वें वर्ष के शासन के बारे में उसमें लिखा। ठीक है, कहां तक, 30 साल से लेकर के उसके 46वें शासन, मतलब कि पहले में उसने 30 साल का इतिहास लिखा, उसके बाद उसने 16 वर्षों तक का इतिहास लिखा। तो कितना हो गया आपका, 1606 तक का उसने इतिहास उसमें लिखा, किसमें, सेकेंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में एडम से लेकर के अकबर तक के 30 सालों का शासन, और उसके बाद उसने 46 वर्षों तक उसने जो शासन किया उसके बारे में लिखा। आप ये देख सकते हैं कि ये आईने अकबरी जो उसने लिखी थी थर्ड वॉल्यूम, वो इस तरह की थी, और अकबर का दरबार कुछ इस तरीके का लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय द बीर सिंह बुंदेला एज कॉन्स्पिरेसी मेड बाय प्रिंस सलीम। क्या था कि सलीम के जो है अबुल फजल से संबंध अच्छे नहीं थे, और अबुल फजल जो है टीचर था किसका, सलीम का। तो उसने क्या किया, सलीम ने अबुल फजल को मरवाने के लिए षड्यंत्र रच दिया बीर सिंह बुंदेला के साथ। तो बीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, द अकबरनामा वॉज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट टाइम्स एंड अकबर्स एम्पायर, जोग्राफिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल। ठीक है, तो अकबरनामा जो है वो किसके बारे में हमें ज्यादातर उसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, अकबर के टाइम के सारे इवेंट्स जितने हुए थे उसके टाइम के बारे में, अकबर के पूरे साम्राज्य के बारे में, उसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, उसका सोशल वहां पे कैसा था सिस्टम, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था दरबार में। ठीक है, और उसकी कल्चरल जो थी नीति कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, आपके अकबरनामा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है इन द आईने अकबरी the Mughal Empire is presented as having a diverse population consisting of Hindus, Jains, Buddhists and Muslims and a composite culture। ठीक है, तो आईने अकबरी में आपको क्या मिलता है, जो उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसमें उसने सारे धर्मों को एक साथ
जो है रखा था, दीन-ए इलाही जो बोला जाता है, ठीक है, वो शुरू किया था। तो उसकी हमें कहाँ से मिलती है जानकारी? आपकी आईने अकबरी से मिलती है, जिसमें वो सारे के सारे धर्मों को क्या करना चाहता था? एक साथ करना चाहता था। तो उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी आपको मिलती है आपके आईने अकबरी से। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो अकबर का जो शासन था वो इस तरीके से था, कैसे यहाँ पे लोग बैठते थे, कैसे वो शासक करके अपना दरबार चलाता था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बादशाह नामा। बादशाह नामा की जो रचना है वो किसने की थी? अब्दुल हामिद लाहौरी, स्टूडेंट था अबुल फजल का। ठीक है, उसने क्या लिखा था? बादशाह नामा लिखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखा, तो आप क्या बताएंगे? अबुल फजल ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बादशाहनामा किसने लिखा, तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम्परर शाहजहां, hearing of his talent, told him to write a history of reason like अकबरनामा। तो शाहजहां जो है उसने इसके टैलेंट के बारे में, लाहौरी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था, बहुत ही अच्छे जानता था वो इसके टैलेंट के बारे में। तो उसने इसको बोला अपनी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि इसने अकबरनामा लिखा है उसी तरीके से आप क्या लिखिए? बादशाहनामा लिखिए। ठीक है, उसके बाद बादशाहनामा ऑल्सो हैड इन 3 वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स को क्या बोला जाता था मुगल टाइम में? दफ्तर बोला जाता था। ठीक है, तो ये कितने वॉल्यूम्स में था? बादशाहनामा भी 3 वॉल्यूम्स में था। ऑफ 10 लूनर ईयर्स, यानी कि मंथली साइकिल ऑफ ईच। ठीक है, 10 लूनर ईयर्स आप ये बोल सकते हो कि ईच दफ्तर जो था वो 10 ईयर्स के मंथली साइकिल्स में था। ठीक है, 10 मंथ्स के। फिर लाहौरी रोड the first and second daftar comprising in the 20 years of the emperor's rule। तो लाहौरी ने क्या किया था? पहला और जो दूसरा दफ्तार था वो कैसे लिखा? 20 वर्षों का उसने क्या लिखा? शासन लिखा, शासन के बारे में लिखा बादशाहनामा में। लेटर दीज वॉल्यूम्स वर करेक्टेड बाय वाजिर सादुल्लाह खान। बाद के जो जितने भी वॉल्यूम्स थे वो किसने करेक्टेड किए? वो लिखे आपके वजीर सादुल्लाह खान ने। ठीक है, पहले 2 दफ्तर किसने लिखे? आपके लाहौरी ने लिखे, जिसमें इसने 20 ईयर्स के बारे में लिखा। उसके बाद के वॉल्यूम्स को किसने करेक्ट किया? आपके वजीर सादुल्लाह खान ने। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ड्यू टू ओल्ड एज लाहौरी कुड नॉट राइट। अब लाहौरी 20 वर्षों से उसी को लिख रहा था, तो वो क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था, इस वजह से वो नहीं लिख पा रहा था। तो उसके बाद जो थर्ड डिकेड था, जो तीसरा दफ्तर था, तीसरा वॉल्यूम था, वो किसने लिखा? तो वो लिखा गया आपके मोहम्मद वारिस ने। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बिगिंस टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड अंडरस्टूड द पीपल एंड देयर कल्चरल। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपना इंटरेस्ट दिखाने शुरू हो गए वो इंडियन हिस्ट्रीज में। तो उन्होंने जब इंडियन हिस्ट्री को स्टडी किया, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव को स्टडी किया, उनके कल्चर को स्टडी किया, तो उसके बाद उसमें से था एक सर विलियम जॉन्स, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर था ये। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जॉन्स का इन 1784 अंडरटुक the editing, printing and translation of many Indian manuscripts। तो उसने क्या किया? सर विलियम्स जॉन्स ने, आप देख सकते होंगे इस पेंटिंग में, ये किसका इमेज है? ये विलियम जॉन्स है। इन्होंने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें वो क्या कार्य करते थे? वो कार्य करते थे आपकी एडिटिंग करना, इंडियन हिस्ट्री की जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसकी एडिटिंग करनी, उसकी प्रिंटिंग करना, उसको ट्रांसलेशन करके वो इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एडिटेड वर्जन ऑफ द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा वर रिटन पब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी। इसके बाद जब ये एडिटेड हो गया अकबरनामा और बादशाहनामा, इसके बाद उन्होंने क्या किया? ये पब्लिश्ड हुआ आपकी कब? 19th सेंचुरी में। कब हुआ? आपकी 19th सेंचुरी में क्या हो गया? ये पब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या किया? जब इन्होंने सारी की सारी जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसका जब एडिट कर दिया उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अकबरनामा और बादशाहनामा इनके पहले
जो थे पब्लिश थे, कब हुए, 19th सेंचुरी में इन्होंने इन दोनों को पब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। अकबरनामा वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड लेबर। अब पर्शियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी लिटरेचर को कन्वर्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो हेनरी बेवरेज जो थी, उन्होंने अकबरनामा को ट्रांसलेट किया फारसी से, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अच्छे से कि किसने क्या किया। विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, और अकबरनामा और बादशाहनामा को 19th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, वर्जन को इंग्लिश में पब्लिश किया, और अकबरनामा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में हेनरी बेवरेज ने, ठीक है। इसके बाद आता है द आइडल किंगडम डिवाइन लाइट। आइडल किंगडम डिवाइन लाइट का मतलब हो गया कि एक आइडल किंगडम है आपका, ठीक है, उसमें डिवाइन लाइट हो गया कि इसमें एक दैवीय प्रकाश है, राजा को एक दैवीय प्रकाश मिला है, राजा का जो साम्राज्य है उसके ऊपर क्या है, दैवीय प्रकाश है। आप ये देख सकते होंगे इमेज में कि इसमें आपको क्या दिखा रहा है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। कोर्ट हिस्टोरियंस showed many sources to tell the power of the Mughal kings came directly from God, ठीक है। दरबार के जितने भी इतिहासकार थे वो क्या बताना चाह रहे थे, काफी सोर्सेज में उन्होंने ये बताया है कि जितने भी मुगल किंग है उनको क्या मिली है, पावर्स मिली है, कहां से, डायरेक्टली गॉड से। वो गॉड गिफ्टेड है, उनके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी गॉड गिफ्टेड है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, वो कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक मंगोल क्वीन थी आपकी अलांक्वा, क्या थी, अलांक्वा, who was impregnant by a ray of sunshine while resting in her tent। मीन्स एक एग्जाम्पल में बताया जाता है, एक स्टोरी में बताया जाता है कि मंगोल क्वीन थी आपकी अलांक्वा, ठीक है, वो अपने टेंट में क्या कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, और अचानक से उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके बाद से द ऑफस्प्रिंग्स, जितनी भी संतानें होती हैं, she bore carried this divine light and passed it on from generation to generation, ठीक है। तो जो जब उनपे ये रोशनी पड़ी, सनशाइन पड़ी सन की, तो प्रेग्नेंट हो गई, तो उससे क्या होगा, जो उनका दैवीय प्रकाश था सन का वो उस बच्चे में आ गया, तो उसके बाद की जितनी भी संतानें हुई, जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हो गया, ट्रांसफर होता चला गया, ये सारा का सारा डिवाइन, ठीक है। इसी तरह से अबुल फजल केप्ट इट एट द हाईएस्ट प्लेस इन द क्रॉनिकल्स। तो इस तरह की जो दैवीय प्रकाश के बारे में ये सारी की सारी अबुल फजल ने कुछ ज्यादा ही मतलब बड़े पैमाने पर बताया हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते होंगे, आप जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के पीछे आप ये हेलो का चित्र देख रहे हैं, जिस तरह से इनको बताया जाता है कि हाँ भैया ये क्या है, ये दैवीय प्रकाश है, इनके ऊपर जो है भगवान का हाथ है, भगवान की शक्तियां मिली हुई हैं इनको, तो इसी पावर्स मिली हुई हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये कुछ मुगल एम्पायर है, ठीक है, इसमें इसको पीछे आपको दिखा रखा है, ये हालो प्रकट हो रहा है, और इसके हाथ में ये एक बॉल इमेज दिया हुआ है जिसके अंदर से क्या रेज निकल रही है। तो इस तरह से क्या अबुल फजल ने काफी सारे क्या किए हुए हैं, ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, जिसमें मुगल किंग्स को क्या बताया गया हुआ है कि मुगल किंग्स के अंदर क्या है, डिवाइन है। उसके बाद आता है अ यूनिफाइंग फोर्स, एब्सोल्यूट पीस, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि जो एम्परर है, एम्परर वांटेड दैट अमंग ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, हिंदूज, जैन एंड मुस्लिम शुड लिव विद पीस। मींस जो एम्परर थे, जो साम्राज्य, जो शासक था, वो चाहता था कि उसके साम्राज्य में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, ठीक है। वो एक यूनिटी चाहता था कि सभी धर्मों के लोग आपस में क्या मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे और शांति स्थापित रहे उसके साम्राज्य में, ठीक है। एम्परर स्टूड अबव ऑल द रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स एंड शॉट आउट ऑल डिस्प्यूटेड इश्यूज अमंग पीपल्स। वो क्या करता था कि वो जितने भी मतलब वो ये चाहता था कि सारे के सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, उनमें किसी की तरह का कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अगर आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसी वजह से उसने क्या किया था, आपने देखा होगा जहांगीर ने वो न्यायप्रिय की वो लगाई हुई थी, ठीक है, जंजीर बांधी हुई थी,
है ना, कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप आकर हमसे बोलिए, हम आपके लिए न्याय करेंगे। ठीक है, आप आकर के अपने दरबार के आगे उसने क्या बनाया हुआ था, वो शेर बनाए हुए थे, उनके गले में घंटी टांगी हुई थी कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो उस बेल को बजाता था। तो राजा के दरबारी आकर के उनसे पूछते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो उसका संदेश ले जाके वहां पे सुनाते थे। तो इस तरह की चीजें क्या थी, मुगल कोर्ट्स में मौजूद थी। तो ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या था, मुगल दरबार में क्या था कि सभी संप्रदायों को क्या था, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी चीजों को कहने की क्या थी, आजादी थी। कि आपके जो भी मन में है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आप उसको, अपने विचारों को खुल के एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन उससे किसी को क्या हो, किसी को क्या हो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी पे आप में मतलब आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते कि हाँ आपको हमने फ्रीडम तो दे दिया एक्सप्रेशन का, तो आप किसी के बारे में भी, या किसी के कास्ट को, या किसी भी मतलब कोई गरीब है तो आप उसका मजाक उड़ा के चले जाएं। तो उस टाइम पे भी ऐसे राइट्स मौजूद थे, जैसे आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए हुए हैं ना, कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट आप अपने एक्सप्रेशन का फ्रीडम लेकर के, राइट लेकर के, दूसरे के राइट को क्या करेंगे, दबाएंगे नहीं। ठीक है, उसको हार्म नहीं करेंगे। तो वो चीजें मुगल एम्पायर में भी थी, बट ऑन कंडीशन दे डिड नॉट हार्म द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, उसी तरह से क्या, आपको ये सारे राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी कि आप ना तो दरबार में स्टेट के विरुद्ध आप ये सारी चीजें बोलेंगे, ना ही आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुलह कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। मैंने आपको क्या बताया कि अकबर ने इसी वजह से सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, अकबर अबॉलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज। अकबर ने क्या किया था, तीर्थ यात्रा टैक्स जो था वो हटा दिया था, जो कि जजिया लगा था ना, कि हाँ आपको तीर्थ यात्रा कर आप पे लगाया जाता था, तो उसने अकबर ने क्या किया था 1563 में, उसको भी हटा दिया था, और जजिया को भी हटा दिया था 1564 में। आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे कि जजिया क्या होता है। ठीक है, जजिया क्या होता है। ठीक, उसके बाद आता है कि मुगल एम्परर गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो मुगल एम्परर क्या करते थे, वो जो भी ये वॉरशिप्स के प्लेसेस होते थे, तीर्थ यात्रा को जाने वाले, जहाँ पे ये पूजा मंदिर वगैरह इस तरह के जितने भी स्थल होते थे, वो क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। मतलब आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो उन्होंने आपके लिए सराय बनवा दिए कि आपको धूप में यात्रा ना करना पड़े, विश्राम स्थल बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए अलग अलग पानी के, है ना। तो आप मतलब ये सारी की सारी सुविधाएं कर दी आपके लिए। टेम्पल्स हैं उसको अच्छे से मेंटेन करा दिया। ठीक है, even when temples were destroyed during war, grants were later issued for their repairs। ठीक है, अगर वॉर में आपके टेम्पल्स को क्या होता था, डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे, हानि पहुंचती थी, तो भी वो लोग क्या करते थे, उसको रिपेयर करा देते थे, उसको क्या करा देते थे, रिपेयर करा देते थे। ठीक है, अब देख सकते होंगे इमेजेस में, इस तरह से यहाँ पे शासन किया जाता था। इसके बाद आता है जस्ट सोवेरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि अबुल फजल डिफाइंड दैट एम्परर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस ऑफ हिज पीपल, नेमली लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। तो अबुल फजल ये डिफाइन करता है कि जो शासक था, वो चार जो उसकी मेन पावर्स थी, फोर जो एसेंस थे उसके, उसको क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। लोगों की लाइफ के बारे में, लोगों की संपत्ति, लोगों की ऑनर, मतलब उनका जो रुतबा है उस पे, और उसका विश्वास। ठीक है, इन चारों के चारों क्या करता था, उसको प्रोटेक्ट करता था राजा। और उसके बदले में क्या मांगता था वो, ही डिमांड ओबीडियंस एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम आपकी सारी चीजों की क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे हम ये कहते हैं कि हम आपकी सारी चीजों को क्या करेंगे, पालन करेंगे, और आप हमसे अपने जो शेयर है उसको क्या करेंगे, रिसोर्सेस को शेयर करेंगे। जैसे कि आपको हमने जमीन दे दी, आप उस पर खेती कर रहे हैं, आप पर हमने टैक्स लगाया। ठीक है, आप पर हमने टैक्स लगाया, तो आपने जो खेती उगाई आप उसका टैक्स हमें दे रहे हैं। ठीक, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी खेती को कोई बर्बाद नहीं करेगा, आपकी उस पर कोई कब्जा नहीं करेगा, आपको सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या थी,
मुगल दरबार में शामिल थी। ठीक है, जैसे कि इस पेंटिंग इमेज में आपको दर्शाया जा रहा है कि जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम विद अ टर्बन ज्वेल सीन फ्रॉम द बादशाह नामा पेंटेड बाय द आर्टिस्ट पायक इन 1640। ठीक है, तो 1614 में ये जो पेंटिंग है ये पायक के द्वारा बनाई गई थी और इसमें ये दर्शाया जा रहा है ऊपर की इमेज में कि प्रिंस खुर्रम को जहांगीर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, एक टर्बन, ठीक है, एक शाही पगड़ी ज्वेल के साथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या दर्शाया जा रहा है कि आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक शेर है और यहाँ पे क्या है, एक बकरी भी दिखाई दे रही है, गाय। ठीक है, तो ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं उससे ये पता चलता है कि चाहे गाय हो या शेर हो, सब एक दूसरे के समान है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर अगर आप हम पे विद्रोह करेंगे तो हम भी आपको फिर उसका जवाब उसी तरह से देंगे। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि शासक की नजर में, राजा की नजर में सारी सारी प्रजा एक समान है, सबके लिए इक्वल लॉ है, इक्वल जस्टिस है, चाहे वो शेर हो या बकरी हो या फिर गाय हो। ठीक है, जैसे शेर काफी ताकतवर होता है ना, तो उसको उतनी जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, गाय और बकरी इतनी पावरफुल नहीं होती, बट यहाँ पे उन दोनों को सेम पोजीशन दी जा रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या है, मुगल दरबार में दर्शाई गई है इस इमेज के द्वारा। सो थैंक यू सो मच। आगे के कंटिन्यू करेंगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।